जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन के बारे में और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीपोजिशन का एग्जैक्ट प्रयोग कहाँ पे होता है, किस वर्ब के आने के बाद प्रीपोजिशन पर आने के बाद उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लास्ट में ये फील होगा कि आपको सही तरीके से प्रीपोजिशन का एग्जैक्ट लोकेशन रखने का तरीका आ गया है। कृपया आप इस वीडियो को बिल्कुल धैर्य के साथ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन पर। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है। पहला प्री और सेकंड पोजीशन। जो प्री का मतलब होता है वो होता है बिफोर। प्री मीन्स बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी जगह के पहले किया जाता है और उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है और उसी सेंटेंस के अन्य शब्द के साथ अपना संबंध बताता है। मैंने कहा कि प्रीपोजिशन का जो प्रयोग एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होगा और उसी सेंटेंस के दूसरे शब्द के साथ कनेक्शन होगा, यानी उसका संबंध बताएगा। चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, दिस बुक इज ऑन द टेबल। आप यहाँ पे देखिए, टेबल अपने आप में एक नाउन है। इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन ऑन आया है और ये बुक से संबंध बता रहा है कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो टेबल पर है। यानी बुक का संबंध टेबल से कनेक्ट करने का काम कहीं ना कहीं ऑन यहाँ पे कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखें तो दूसरे सेंटेंस में द पेन इज इन द इंक पॉट, यानी कलम जो है दवात में है। यानी इंक पॉट इज नाउन। इंक पॉट क्या है? नाउन है और इस इंक पॉट का संबंध पेन से हो रहा है और ये संबंध प्रीपोजिशन इन से हो रहा है कि जो इंक पॉट में है वो क्या है? पेन है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे एक सेंटेंस में आए हुए नाउन के पहले जो प्रीपोजिशन होता है वो दूसरे शब्द से संबंध बताता है। दूसरे सेंटेंस को देखें। दूसरा सेंटेंस है कि द कैट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के नीचे है। अब यहाँ पे देखें तो जो टेबल है वो नाउन है और इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया अंडर। अब इस टेबल का संबंध कैट से दिखाया जा रहा है और ये दिखाने का काम कर रहा है अंडर, जो कि क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी बिल्ली टेबल के नीचे है, यानी टेबल और बिल्ली का संबंध बताया जा रहा है, जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा रही है वो बताने का काम कर रहा है अंडर। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज बिहाइंड द हट, यानी लड़का जो है झोपड़ी के पीछे है। तो यहाँ पर देखिए आप, हट क्या है? नाउन है और नाउन के पहले क्या आया? प्रीपोजिशन आया और हट और बॉय का अपने आप में एक संबंध बताया जा रहा है और संबंध ये है कि वह झोपड़ी के पीछे, ये बताने का काम कर रहा है आपका बिहाइंड प्रीपोजिशन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स पहले, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी सेंटेंस के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताना ही क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन की बात करें तो वो है प्रीपोजिशन ऑन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है। पहला रूल है कि ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में किसी सतह को स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, और टेबल के ऊपर क्या है? किताबें रखी गई हैं या कोई भी सामान रखा गया हो। तो जब किसी
सतह के जस्ट ऊपर, यानी अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसी सतह के ऊपर और वो किस में हो, स्पर्श में हो, यानी वो टच कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए ये धरती है आपकी, और धरती पर कोई जानवर है, ठीक है, तो धरती के ऊपर है, तो यहाँ पे आप यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। द रैट इज ऑन द अर्थ। अब सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑन का प्रयोग किसी वस्तु के सतह पर होने पर होता है, जो कि उस सतह को टच कर रहा हो। जैसे पहले सेंटेंस में देखते हैं, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे आप देखिए, टेबल पर क्या है, किताबें हैं, तो किताबें टेबल के टच में हैं और उसकी सतह पर हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। दूसरे सेंटेंस में देखें, ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, यानी वह अपने सिर पर एक सूटकेस ढो रहा था। तो यहाँ पर देखें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये सिर है और इस सिर पे एक सूटकेस व्यक्ति क्या कर रहा है, ढो रहा है, तो उसके सिर से एक क्या है, टच में है, उसके सिर के अंदर नहीं है, उसके सिर के सतह पर टच में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग ही करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है। दूसरे सेंटेंस में देखें तो द पुलिस इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, यानी व्हील चेयर पर पुलिस क्या है, बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो जो व्हील चेयर होती है उस पे व्यक्ति क्या करता है, बैठता है, तो उसकी सतह पे ही बैठेगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में सिर्फ यही है कि किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी वस्तु रखी हो जो कि उसके टच में हो और अंदर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 का। ऑन का प्रयोग समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले किया जाता है, या डेट कोई एग्जैक्ट दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हमको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना होगा। जैसे अगर हम देखें तो जो समय सूचक शब्द हैं, जैसे दिन के समय सूचक शब्द हैं, दिन के पार्ट के समय सूचक शब्द हैं, जैसे ऑन यूनिंग करके है, तो इन यूनिंग वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे शब्द सूचक शब्द हैं, समय सूचक, जहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया होता है। अब यहाँ पे देखें तो पहला सेंटेंस है हमारा, आई स्टार्ट माई न्यू जॉब ऑन मंडे, यानी मैंने अपनी जो नई नौकरी पाई वो कब पाई, ऑन मंडे को, यानी सोमवार को। यानी को के अर्थ में समय सूचक शब्द के पहले ऑन का प्रयोग होता है, यानी मैं संडे से अपनी नई नौकरी पर काम करता हूँ। यहाँ पे देखें तो द कोर्ट विल रीओपन ऑन ट्यूसडे, यानी कोर्ट जो है मंगलवार को दोबारा खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ट्यूसडे समय सूचक शब्द है, यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ पे ऐसा आप कभी मत सोचिएगा कि ऑन का प्रयोग केवल पर के ही अर्थ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन का प्रयोग किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब ऑन का प्रयोग समय के पहले होता है, तो वहाँ पर ऑन का जो हिंदी लेंगे वहाँ से हो जाएगा को, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में देखें, ही विल मीट यू ऑन मंडे इवनिंग, यानी आई विल मीट यू ऑन मंडे इवनिंग, यानी मैं आपसे मंगलवार के शाम को मिलूंगा, यानी मंगलवार शाम को मिलूंगा। तो को के अर्थ में आप यहाँ देख रहे होंगे समय सूचक के पहले ऑन का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से देखें तिथि, अगर किसी का बर्थडे दिया गया हो, ठीक है ना, किसी की डेथ टाइम हो, तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना होता है। जैसे सेंटेंस में देखें, ही वाज बर्न ऑन
11 दिसंबर 1996, यानी उसका जन्म 11 दिसंबर 1996 को हुआ है। यानी आन का प्रयोग को के अर्थ में समय सूचक शब्द के पहले किया जाता है। आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, आन का प्रयोग को के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड तिथि के पहले किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आन का प्रयोग जो है के विषय या संबंध के अर्थ में होता है। मैंने आपको बताया कि आन का प्रयोग केवल पर ही नहीं होता है, बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे इसके। यानी आन का प्रयोग जो है के विषय और संबंध के अर्थ में होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि ये एक किताब जो इंग्लिश ग्रामर पर है। आप ऐसे कहेंगे इंग्लिश ग्रामर पर कोई किताब रखी गई है, ऐसा मीनिंग आएगा। लेकिन हमको क्या कहना है कि यह एक किताब जो इंग्लिश ग्रामर के संबंध में है, यानी इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को बताए गए हैं। दूसरे सेंटेंस में देखें, दिस बुक इज ऑन स्वामी विवेकानंद। यानी अगर आप पर के अर्थ में निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप इसमें देखिए, दिस बुक इज ऑन स्वामी विवेकानंद, यानी ये किताब स्वामी विवेकानंद पर है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर के संबंध या के विषय में कहेंगे, यानी ये जो किताब है विवेकानंद के विषय में बताती है या विवेकानंद के विषय में है, अर्थात इस किताब में विवेकानंद के बारे में कहा गया है। ठीक है, दिस बुक इज ऑन विवेकानंद मीन्स ये किताब विवेकानंद के विषय में बताती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आन का प्रयोग के विषय और के संबंध में। अब अगले रूल पे बात करते हैं। अगला रूल है हमारा कि आन का प्रयोग अगर किसी साइकिल स्कूटर के पहले ए लगा हो या एन लगा हो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अगर आन का प्रयोग करना है तो अगर साइकिल है, स्कूटर है और मोटरसाइकिल है, अगर उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग है तब वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि अगर यहाँ पे ही वाज और यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा होता है स्कूटर, तो अगर यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता तो आप यहाँ नॉर्मली बाई का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन ध्यान रहे कि इस स्कूटर इस साइकिल के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, और जब आर्टिकल का प्रयोग होता है तो हम यहाँ पर आन का प्रयोग करते हैं। तो देख रहे होंगे कि ही वाज ऑन अ स्कूटर, यानी वह एक स्कूटर पर था। ही वाज ऑन अ साइकिल, वह एक साइकिल पर था। अगर ऐसे होता कि वह साइकिल से जा रहा था तो आप वहाँ पे लिखते हैं ही वाज गोइंग बाय अ साइकिल। तो ऑल जहाँ लगा बाई नहीं लगेगा, तुरंत आन लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कहना होता है कि ही वाज गोइंग टू स्कूल बाई साइकिल, तब सेंटेंस सही है। लेकिन अगर साइकिल के पहले आर्टिकल ए लग गया तो वहाँ पे हम आन का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आर्टिकल, यानी इन सब के पहले अगर आर्टिकल लगा है ए और एन का प्रयोग है तो आप यहाँ पे आन का प्रयोग करेंगे। अगर ए और एन का प्रयोग नहीं है तो आपको ज़्यादातर बाई का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, आन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आन का प्रयोग टेलीविज़न के पहले होगा। जैसे ही एपियर्ड ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट, यानी उसे पिछली रात को मैं टेलीविज़न पर देखा था। ही वाज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर था। ठीक है, ही स्विच ऑन रेडियो, यानी वह रेडियो को स्विच ऑन किया। देखिए डिमांड के पहले ऑन का प्रयोग होता है। जैसे
देखें, देयर सॉन्ग्स आर हाई ऑन डिमांड, यानी उसके गानों का उच्च स्तर पर मांग होती है। हॉलिडे के पहले आन का प्रयोग होगा, ही विल गो ऑन हॉलिडे इन मई, यानी वो मई में हॉलिडे पर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जैसे ऑन डाइट, ऑन स्ट्राइक, ऑन टूर, ऑन डिमांड, ऑल हॉलिडे। तो इनके पहले हमको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना चाहिए, ऑन द 15 अगस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन स्ट्राइक यानी जो हड़ताल करते हैं, जैसे इसमें देखें, वी वर बाउंड टू कम आउट ऑन स्ट्राइक, यानी हमें अब हड़ताल करने के लिए बाहर आने से बाध्य किया गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑन स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक के पहले ऑन का प्रयोग होगा। इसको आपके अपने दिमाग में फिट करना होगा। अब देखते हैं ऑन का प्रयोग और का। ऑन का प्रयोग फ्रेजल वर्ब के साथ भी होता है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक वर्ब मैंने लिखा कम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑन, यानी फ्रेजल वर्ब का मतलब कम और प्रीपोजिशन, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन जब साथ मिलते हैं, मैंने क्या बताया, जब वर्ब और प्रीपोजिशन साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑन का प्रयोग अगर किसी वर्ब के बाद आता है तो उसके अर्थ में चेंज हो जाता है, यानी वो अपना अर्थ बदल देता है। जैसे एक्ट का मतलब क्या होता है, काम करना, और जब वहीं एक्ट के बाद ऑन का प्रयोग हो गया तो एक्ट की मीनिंग हो जाएगी प्रभाव डालना। सेंटेंस में देखें, दिस मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन, यानी ये जो दवा है उसके मस्तिष्क पर काम कर दी। गो ऑन, आपने सुना होगा वेंट ऑन, गो ऑन, तो गो ऑन का मतलब इसमें देखिए, गो के बाद अगर ऑन लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा टू कंटिन्यू, यानी जारी करना। गो ऑन द वर्क, गो ऑन विद योर वर्क एज बिफोर, यानी पहले जैसे अपने काम को जारी रखो। यहाँ पे देखिए कीप मिस होता है रखना, जब वहीं कीप के बाद ऑन लग गया तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा टू कंटिन्यू, यानी जारी रखना। दे केप्ट ऑन क्रेवलिंग एंड शाउटिंग, यानी वे झगड़ा और चिल्लाना जारी रखे थे। अब यहाँ पे देखिए, होल्ड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू और पकड़ना भी, यानी लगातार किसी चीज़ को पकड़े रहना, यानी जस्ट होल्ड ऑन माई साइकिल, यानी इस साइकिल को जरा पकड़िए। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका कंटिन्यू भी होता है। लुक ऑन का मतलब होता है मानना। यहाँ पे देखिए लुक मिस होता है देखना, लेकिन जब वहीं इस पर प्रीपोजिशन लग गया ऑन, इसकी हिंदी हो जाएगी मानना। जैसे आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, यानी मैं अपने भाई जैसे आपको मानता हूँ या मानती हूँ। तो लुक ऑन का मतलब किसी पर देखना नहीं, जबकि होता है मानने से। आशा करता हूँ ये फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन इनटू का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही रहता है। सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि इनटू का प्रयोग किसी चीज़ को बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए जाना। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए एक कुआं है, ठीक है, ये मान लीजिए कुआं है, और यहाँ पे या यही समझ लीजिए कि यहाँ पे नदी है, ठीक है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे खड़ा एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा एक लड़का है। अब ये लड़का जब बाहर से अंदर की तरफ जंप करेगा तो नदी में के अंदर जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जंप करते हुए जाए, बाहर से अंदर की तरफ गति करते हुए जाए, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। समझ में आ गई बात, यानी कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ गति करते हुए आएगी तो ऐसी स्थिति में हमको इनटू का प्रयोग करना होगा। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। इस सेंटेंस में कहा गया कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी वह नदी में कूद गया। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जंप, यानी प्रीपोजिशन ही कंफर्म करने, वर्ब ही कंफर्म करेगा कि वो गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
अगर यहाँ पर ऐसे रहता ही सिट इनटू द रिवर, तब गलत हो जाता। यहाँ पे ही लिखा है, रिवर लिखा है, लेकिन जंप की जगह पर क्या हो जाता, सिट, तब सेंटेंस गलत हो जाता। तब जंप नहीं कर रहा, बैठा है, इसका मतलब वो पहले से ही बैठा है रिवर में, तब वहाँ पे इन आ जाता। लेकिन जंप ही एक ऐसा वर्ब है जो हमको बता रहा है कि बच्चा क्या है, एक्टिव है, गति करके बाहर से अंदर की तरफ आया। तो जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ आता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, इनटू, यानी ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी वह पानी में कूदा। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी मेढक वेल में गिर गया। यानी यहाँ पर देखेंगे कि मेढक कहीं ना कहीं कुएं में गिरा है। तो यहाँ पे मेढक मान लीजिए है, और इस नदी में जो है मेढक क्या किया, गिर गया। तो ऐसी स्थिति में बाहर से अंदर की तरफ गति करते हुए गया। तो यहाँ पे हमको देखेंगे तो प्रीपोजिशन इनटू है। इस सेंटेंस में देखें, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, यानी डाकुओं ने उसके घर में सेंध लगाई। अब बताइए कि जब किसी के घर में, या जैसे मान लीजिए द टीचर इज कमिंग इनटू द रूम होगा, क्योंकि टीचर जो है रूम में, ये है मान लीजिए रूम है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है सपोज दैट, तो व्यक्ति जब यहाँ से चलते हुए बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। अगर पहले से ही टीचर इस रूम में होता तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ गति करते हुए जाएगा तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से सेंटेंस में है कि द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, यानी डाकुओं ने उसके घर में सेंध लगाई, यानी बाहर से अंदर की तरफ उसके घर में प्रवेश किए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो तभी, मोशन हो तभी, नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे द टीचर इज इनटू द रूम, अगर यहाँ पे लिखा है ही इज इनटू द रूम, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं गति नहीं दिखाई जा रही, अर्थात वो व्यक्ति इस रूम में पहले से। तब यहाँ पर आप जो करेंगे, इस टू को हटा देंगे, ये टू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नॉर्मली क्या रहेगा, ही इज इन द रूम। लेकिन अगर वही व्यक्ति चलते हुए रूम में प्रवेश करे तो वहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, तो क्या लगाएंगे, इनटू। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश गति करते हुए करती है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम मत कहने का मतलब, अगर मान लो जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम मान लीजिए इंग्लिश का है, उसमें आपको हिंदी का पैसेज दे दिया है और हिंदी को किस में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम। तो क्या कहेंगे, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हिंदी में क्या करना, ट्रांसलेट करना। याद रहे कि जब इनटू का प्रयोग होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरी अवस्था में पहले भी अवस्था में आ सकते हैं और पहले अवस्था से दूसरे अवस्था में जा भी सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे दही, दूध से दही बन गया तो फिर कर्ड जो है फिर मिल्क नहीं बन सकते। तो कुछ कंडीशन में ऐसे हैं। अब इसमें देखते हैं, इस सेंटेंस में दिया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, यानी कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये सेंटेंस है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी दूध दही में बदलता है, यानी एक अवस्था से, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलना। ऐसी स्थिति में हमको प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग करना होगा। अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो वाटर टर्न्स इनटू आइस, यानी पानी जो है बर्फ में बदलता है। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल रहा है। तो आपने इसमें समझा
कि इनटू का प्रयोग कोई चीज़ अगर अंदर से बाहर से गति करते हुए अंदर की तरफ जाती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना हो या या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलना हो तब भी हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा रूल। इनटू का प्रयोग का, के, की के अर्थ में होता है। जैसे देखें, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। तो किसकी जांच की? मुकदमे की। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनटू का प्रयोग की के अर्थ में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, द ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, यानी बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इनटू का जो एक्चुअल मीनिंग हिंदी में देख रहे होंगे वो काके की अर्थ में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इनटू का प्रयोग का, के, की के भी अर्थ में होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इनटू का प्रयोग यही कन्फ्यूज़न होता है कि कुछ बच्चों का यही कंप्लेन होता है कि सर इसमें कहीं भी ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, कहीं कोई चीज़ आउट से इन्स नहीं हो रही है, यानी बाहर से अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ से इसका मतलब बदल जाता है? ब्रिक के बाद इंटो कैसे आ जाता है, लुक के बाद इंटो कैसे आ जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके बाद इंटू लगने पर उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं बताऊँ, ब्रोक इंटो का मतलब होता है सेंध लगाना। सेंध लगाने का मतलब किसी के घर में चोरी करना, लूटने के लिए किसी सामान को। तो यहाँ पे देखें कि अ थिप ब्रोक इनटू हिज हाउस बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, यानी एक चोर उसके घर में सेंध लगाई बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, परंतु वो कुछ नहीं पा सका, यानी कुछ चुरा नहीं सका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रोक इनटू का मतलब होता है चोरी करना, सेंध लगाना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या नज़र रखना। द प्रिंसिपल लुक इनटू द केस, यानी प्रिंसिपल ने इस मामले की जांच पड़ताल की या नज़र रखी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे गलती ऐसे पूछ सकता है कि ब्रोक के बाद आपको यहाँ पे इन लगा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, अब थीप ब्रोक इन हाउस, यानी यहाँ पे गलत है क्योंकि जब ब्रोक आया, अब ब्रोक के बाद इंटो आया तो इसकी मीनिंग सेंध लगाना होगा। अब ब्रोक इन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है। तो ध्यान रहे, नज़र रखना या जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में लुक इनटू होता है, और सेंध लगाना या स्टील चोरी करने के संबंध में ब्रेक इनटू का प्रयोग होता है। आई होप ये प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन अपान की। अब ध्यान से देखें आप आन और अपान, आन का भी मतलब होता है पर और अपान का भी मतलब होता है पर, नॉर्मली जनरल रूल में। लेकिन आन भी किसी सरफेस के लिए प्रयोग होता है, अपान भी किसी सरफेस के लिए होता है। बस अंतर इतना है कि अपान का प्रयोग जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी सरफेस या सतह पर आए। मेरी बात ध्यान रखिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए टेबल है और पहले से ही इस पे बुक रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में द बुक ऑन द टेबल का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जहाँ पर टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए कैट है, ठीक है ना, और एक कैट स्प्रिंग करके इस टेबल पे आ रही है, टेबल पर ही आ रही है, लेकिन ये गति करते हुए आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस में देखें कि द स्प्रिंग अपॉन द प्रे, सॉरी यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होना चाहिए, द लायन अपॉन द प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार। अब देखिए, द लायन, सॉरी यहाँ पे
ये ऐसे रहेगा, द लायन स्प्रेंग अपॉन द प्रे। ये यानी शेर स्प्रेंग मतलब छलांग लगाई, अपान द प्रे माने शिकारी पर। तो आप यहाँ पर देखें वो शिकारी के ऊपर ही आया है, लेकिन गति करते जब आएगा तो ऐसी स्थिति में हमको अपान का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखें, द कैट स्प्रेंग अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली छलांग लगाकर टेबल पर आई। अगर पहले से ही बिल्ली इस टेबल पर रहती, छलांग लगा के नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में आन होता। लेकिन जब ये स्प्रेंग करके आ रही तो ऐसी स्थिति में हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अपान का। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल है हमारा, अपान का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यानी आप देखेंगे कि अगर अपान का प्रयोग है, ठीक है ना, तो अगर किसी वर्ब के बाद आता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आप उधर एक्ट आन देखें, जो इफेक्ट पर था, यहाँ पे एक्ट अपान है, तो एक्ट अपान का मतलब होता है के अनुसार। अगर देखें, वी शुड एक्ट अपान द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों के सलाह को के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट अपान का मतलब होता है जैसे बड़े अब क्या करें, सलाह दें, वह उसी के अनुसार हमें करना चाहिए, यानी टू अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से देखें, बियर अपान, बियर अपान का मीन्स होता है टू बी कनेक्टेड विथ, यानी संबंधित होना। यानी जब हम बियर के बाद अपान का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ से हम संबंध में हैं। जैसे देखें कि दिस एग्रीमेंट्स डज नॉट बियर अपॉन द सब्जेक्ट, यानी ये जो इकरारनामा है, एग्रीमेंट माने शर्तनामा है, डज नॉट बियर अपॉन द सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। यानी बियर अपॉन का मतलब होता है संबंध रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अपान का प्रयोग जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी सतह पर आती है तो हम वहाँ अपान का प्रयोग करते हैं। और किसी भी किसी भी वर्ब के बाद जब अपान आता है तो उसका अपना मीनिंग बदल जाता है। जैसे आपने देखा एक्ट अपान और बियर अपान। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी मकर संक्रांति।